हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डी सर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य परीक्षा में आप उत्तर कैसे लिखें, किस प्रकार से आप फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं और कैसे अपनी कॉपी को बेहतर बना सकते हैं दूसरे स्टूडेंट की तुलना में, ताकि आप उनसे कहीं ज़्यादा मार्जिन पा पाएँ, मतलब मार्क्स ज़्यादा गेन कर पाएँ। इस वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे। और मेंस में उत्तर लिखना वास्तव में ये कला है। यदि आपने वो सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको सीख लेना चाहिए। आगामी परीक्षा बीपीएससी मेंस है और यूपी पीसीएस मेंस है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। बीच बीच में आपको अपनी कॉपियाँ दिखाते रहेंगे जो हम मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से फीडबैक मिलता है। तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, बहुत अनुभव है। उसके बाद अपनी कॉपी शेयर करूँगा खुद आपको, और कैसे आप लिख सकते हैं इसमें आप देखेंगे पूरे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका GS1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आर्ट और कल्चर से स्टार्ट करेंगे। तो पहली कॉपी जो है आर्ट और कल्चर की होगी। देखिए, फुल टेस्ट नहीं है, ये मिनी टेस्ट है, जिसमें हमें 1 घंटे में 7 क्वेश्चन का आंसर देना होता था। इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में आते हैं 20 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में। तो अगर 7 1 घंटे में आप लिख पा रहे हैं तो आप 21 लिख पाएंगे 3 घंटे में। तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब है कि आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 20 आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि इन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। क्योंकि जो व्यक्ति 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वह दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में पॉजिटिव मार्किंग प्राप्त करते हैं। रही बीपीएससी की बात, तो बीपीएससी में भी इसी तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ आपको मार्जिन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए भाषा एवं लिपि में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने इसको कैसे लिखा आप देखिए। मैंने शुरू किया कि भाषा का विकास लिपि के विकास से पूर्व होता है। भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण, तो मैंने सीधा वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे जो यहाँ पे इन्होंने देखिए बहुत अच्छी रिमार्क की गई है, फीडबैक दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाषा को परिभाषित किया जा सकता था किस पे, जैसे बोलने और लिपि, ये बोलने और लिखने का माध्यम। ये इन्होंने बोला है कि बोलने और लिपि, ठीक है, लिपिबद्ध करने में, ठीक है, बोलने और लिपिबद्ध करने में भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, मैंने जो लिखा है सबसे पहले, हिंद आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण सीधा स्पष्ट करना था। तो पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी होती हैं, और डायग्रामिक माध्यम से आपको अगर दिखा देते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहता है। मैंने जैसे दिखाया है कि हिंद आर्यन परिवार की भाषा, इंडो आर्यन भी लिख सकते हैं आपको देवनागरी में इस टाइप से। देखें, यह भाषा भारत के मुख्य उत्तर भारत में बोली जाती है। भारत की लगभग 25% 80% जनसंख्या इस भाषा को बोलती है। इसमें मुख्यतः पंजाबी, हरियाणवी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उर्दू, गुजराती, हिंदी, राजस्थानी आदि शामिल है। अब इसको मैंने दिखा दिया, आप देख रहे हैं डायग्राम, ये देखिए, ये वाला एरिया उत्तर भारत का जो है, मैंने इसको हिंद आर्य परिवार की भाषा, इंडो आर्यन भाषा के माध्यम से, मैप के माध्यम से दिखाया, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, ये सामने आप देख रहे हैं द्रविड़ परिवार की भाषा। ठीक है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा आप देखें, इसको देखें कैसे। ये भाषा मुख्यतः दक्षिण में बोली जाती है भारत के। इसमें मुख्य रूप से शामिल है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये चारों भाषाओं को डायग्राम के माध्यम से फिर दिखा दिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा, इसमें संथाली को शामिल किया जाता है। जैसे क्षेत्र झारखंड, संथाली मतलब संथाल झारखंड वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, इनका जो रिमार्क मिला इस पर क्या है कि परिचय एवं प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार है, और ये जो है चित्रों का उपयोग बहुत बेहतर किया गया है। तो देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छी मार्किंग मुझे मिलने वाली है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, तिब्बत परिवार की भाषा भी है। ठीक है, तो तिब्बत परिवार की भाषा मैंने लिखा है उसको, ये मुख्यतः उत्तर पूर्व के 7 राज्यों एवं तिब्बत और लद्दाख में बोली जाती है। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, असम, मणिपुर, इनमें बोली जाती है। तो इनको मैंने डिनोट कर दिया। फिर देख रहे हैं आप, ये 1 घंटे में 7 क्वेश्चन का आंसर लिखा है। क्योंकि क्वेश्चन को फ्रेम करना, ड्रॉ करना, माइंड में सब चीज़ों को लाना बहुत आसान नहीं होता, तेज़ी से सब कुछ करना। ठीक है, अगर आप इस टाइप से कर पाते हैं तो वास्तव में आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आपको यहाँ 12 में से 6 भी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, भाषा व लिपि में मैंने अंतर दिया है। तो अंतर कैसे दिया, इस टाइप से करके, मतलब कोई भी फालतू की बात नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट चलना चीज़ों को लेके। भाषा का विकास पहले होता है। भाषा भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। वहीं भाषा के बाद लिपि का विकास होता है। ठीक है, भाषा को लिखित रूप प्रदान करने हेतु जिन चिन्हों और वर्णों की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि का विकास क्रमानुसार होता है। सूत्रलिपि, पहली सूत्रलिपि,
ठीक है। उसके बाद चित्रलिपि, अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि। लिपि भाषा को जीवंत रूप प्रदान करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप देख रहे हैं इधर देखिए सॉरी, देखिए भाषा सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा सांकेतिक हो सकती है, भाषा आंगिक भी हो सकती है। इसके बाद आप मेरा रिमार्क देखिए, जो मुझे रिमार्क मिला, आपका प्रयास बहुत अच्छा है, शब्द सीमा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 2 पेन के साथ लिखना बहुत ही शानदार, और इस पर स्पीड जो आप डेवलप करें बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अच्छा स्पीड डेवलप करना है ताकि हम पूरे अटैम्प्ट क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि 7 पूरे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यही जो कंटेंट सेम लिखा है, यही आप अगर बीपीएससी में लिखेंगे तो बहुत ऊपर चले जाएंगे स्टूडेंट की तुलना में, ठीक है। आप देख रहे हैं कि भारत, अब इसका निष्कर्ष भी देना होता है, ठीक है। भारत विविधताओं का देश है, परंतु भाषाओं की अनेकता में एकता स्थापना की भावना ने इसे समृद्ध बनाने का प्रयास लगातार किया है, जिसमें लिपि की केंद्रीय भूमिका रही है। बहुत अच्छा। और देखिए कितने मिले, 12, ये 12 में से 7 नंबर, बहुत अच्छा मार्किंग किया गया दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने ये देख लीजिए, संदर्भ विवरण सही है, विषय वस्तु की समझ अच्छी है, भाषा का प्रभाव अच्छा है, उत्तल प्रस्तुतिकरण अच्छा है, विषय का तार्किक वर्गीकरण अच्छा है, निष्कर्ष की थैली थोड़ा डाउन है इसलिए इसको कट कर दिया गया। लेखन शैली अच्छी है, शब्द सीमा अच्छी है। देखिए आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, प्रस्तुत बेहतर तरीके से करते हैं। परिचय वाले भाग पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी सभी प्रश्नों के साथ जो निर्देश दिया गया उसका पालन करते रहें, लगातार लिखते रहें, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, गुड, ठीक है। यहाँ देखिए आपको मैं अब थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैंने थोड़ा डेवलप किया, आगे की नेक्स्ट कॉपियाँ जब आपको दिखाऊँ तो आपको उसमें डेवलप दिखेगा। सारी कॉपियाँ दिखाऊँगा, इसलिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। आपके मेंस में बहुत हेल्प होने वाली है यहाँ से, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कुछ भी। और जो इनकी PDF लेना चाहते हैं इन कॉपीज़ की, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों आपको, वो आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से। उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखेगा, या फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट में उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी, आप वहां से सीधा व्हाट्सअप करें और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके PDF के लिए। PDF का चार्ज जो है बहुत मिनिमम रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 70 से 80 रुपये रखा है, ठीक है। अगर आप एक कॉपी मांगते हैं तो आपको करने पड़ेंगे 70 रुपये, और आप सारी कॉपियाँ मांगते हैं तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, 70 रुपये पर कॉपी, क्योंकि एक कॉपी में 7 क्वेश्चन होंगे और 7 क्वेश्चन PYQ होंगे। ये UP PCS में पूछे गए PYQ क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूरा हुआ तो आपको निष्कर्ष जो है कम से कम 3 से 4 लाइन में जो क्वेश्चन की डिमांड को समेटता हुआ नजर आए। उसके बाद मेन बॉडी आपको ड्रॉ करनी है, और फिर निष्कर्ष ऐसे ही 4-5 लाइन में निष्कर्ष। मतलब अगर मान लीजिए 200 वर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए UP PCS में 150-250 का पूछता है, तो आपको क्या करना है, 250 वाले में तो कम से कम 4 लाइन में और 4-4 लाइन में इस निष्कर्ष और प्रस्तावना रखना है, बाकी मेन बॉडी। और जो आपका 150 में होगा, ठीक है, 8 मार्क्स में जो पूछा जाता है उसको थोड़ा कम कर लेना। इसी प्रकार से जैसे वहाँ पे BPSC में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वर्ड लिमिट आप मेंशन कर लेना अपने आप से, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था, भारत की धार्मिक विविधता का वर्णन करते हुए इस्लाम धर्म के सिद्धांत एवं मान्यताओं को वर्णन करें, ठीक है। मैंने क्या किया, मानव स्वभाव से प्रकृति प्रेमी रहा, सभ्यता के विकास से वर्तमान तक अपने अलग अलग मतों एवं विचारों के चलते विविधता ने जन्म लिया। ये वैसे ही मुझे अनर्गल बात लग रही थी, क्योंकि एग्जाम सेंटर में बैठकर रियलिटी क्या होती है वो आप सभी जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बैठ करके लिखना इतना आसान नहीं होता, तो जो चीज़ें याद नहीं आती तो फिर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये लिखने के बाद फिर याद आ गया था, तो फिर मैंने जो लिखे, देखिए, भारत में वैदिक काल से बलवती हुई धार्मिक विविधता समय के साथ बढ़ती चली गई, और इसने अनेक प्रकार से विविधता को जन्म दिया। अब क्वेश्चन की डिमांड जो है ना वो इसमें आ गई, विविधता को जन्म दिया, इसलिए इसे काट दिया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है, ठीक है। धार्मिक विविधता के लिए यह परिचय सही नहीं है, क्योंकि ये काट दिया गया ना, परिचय थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा इन इंस्ट्रक्शन से ये समझेंगे कि हमें किस चीज़ पे कहाँ काम करना है। मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये है, ये नहीं कि मेरी कितनी गलतियाँ कितना पॉजिटिव है, लेकिन ये जो मुझे यहाँ पे मार्क्स मिला है ना, टोटल मुझे 80 में से यहाँ 29 मार्क्स मिला है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये जो मुझे 80 में से, ये आप देख रहे हैं ना, ये 80 में से जो 29 मार्क्स मिला है, यही वहाँ बढ़ करके 50 हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सेम यही, क्योंकि बहुत एक तरफ से टफ मार्किंग यहाँ पे की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र का उल्लेख मिला, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। यह भाग ठीक है, पार्ट को थोड़ा प्रश्न की मांग के अनुसार करना था, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है इनके द्वारा।
इसके बाद देखिए धार्मिक विविधता के लिए विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में परिचय दे सकते हैं। यह संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार परिचय दिया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे हम धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए आर्टिकल 25 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो हम आर्टिकल 25 को सीधा उठा करके यहाँ पे ला सकते हैं इसकी प्रस्तावना में, तो बहुत अच्छा बन जाएगा, एकदम स्टैंडर्ड तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समय के साथ विदेशी आक्रमण के चलते यहाँ अनेक मतों को मानने वाले लोग बसते चले गए, जिसमें 7वीं शताब्दी में अरबों के आक्रमण में से मुस्लिमों का आगमन हुआ। ब्रिटिश कंपनी के आगमन से ईसाई मत का आगमन हुआ। हिंदू धर्म में बढ़ती रूढ़िवादी भावनाओं के चलते 6ठी शताब्दी में विकसित धर्म हुए। फिर कौन कौन से आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकास में आए थे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए फिर मैंने क्या लिखा है। इसी प्रकार भारत अनेक धर्मों और मतों के मानने वाले अनुयायियों को फलता फूलता चला गया। इसी में एक प्रमुख मत है इस्लाम। अब इस्लाम को क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड देखिए, इसने इस्लाम को अलग से सेपरेट तरीके से पूछा है, तो इस्लाम को भी हमें दिखाना है। ठीक है, तो इस्लाम क्या है, इसका आगमन 7वीं शताब्दी में अरबों के आगमन के फलस्वरूप माना जाता है। ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद देखें ये प्राय व्यापारिक उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन उसकी इस्लाम की मान्यताएं देनी है। फिर देखिए किस तरीके से फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। एक ईश्वरवाद पर बल, क्योंकि इस्लाम जो है केवल एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर की मान्यता है वहाँ पर, तो इस्लाम में केवल एक ईश्वर को माना जाता है। पवित्र पुस्तक इनकी जो है कुरान की शिक्षाओं के जो अनुपालन पर बल दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद शाह को ईश्वर का दूत के रूप में मान्यता, और अंतिम नबी क़यामत के दिन सभी का हिसाब किताब, नर्क स्वर्ग समानत जहन्नुम, ठीक है, जन्नत जहन्नुम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, आप देखेंगे हिंदू धर्म में क्या होता है, यहाँ पर हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क, कैसे यहाँ पे जन्नत और जहन्नुम का, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, राइट, नर्क और स्वर्ग। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह की जो कार्यप्रणाली है, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए बातचीत की गई। इसको हदीस कहा जाता है। क्या हदीस मतलब उनकी तरह जो कार्य किए गए उसको फॉलो करने की बातचीत करते हैं। अल्लाह को सबसे बड़ा माना गया। आप देखेंगे अजान के वक्त अल्लाह अकबर बोला जाता है, इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसी को ये कहीं ना एकेश्वरवाद पर बल देता है, अल्लाह अकबर, समझ गए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे परिचय और मुख्य भाग प्रश्न के अनुरूप नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी तथ्य तो ठीक है, लेकिन केवल हिंदू धर्म की व्याख्या के संदर्भ में ही ठीक है, धार्मिक विद्या, लेकिन इस्लाम धर्म के जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से मैंने दिखाया। ठीक है, इसलिए यह भाग ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म की जो कॉन्सेप्ट है ना उसको इसमें मैंने दिखा दिया पॉइंटों के माध्यम से। धार्मिक विविधता के चलते भारत आज संपूर्ण विश्व में अपनी एक सांस्कृतिक पहचान रखता है तथा संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे द्वारा निष्कर्ष लिखा गया है। तो यहाँ पर मुझे मिले देखिए 3 नंबर, क्योंकि मेरा निष्कर्ष उसके अनुरूप नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा मतलब यहाँ पर आपको कॉपियाँ दिखाना है। अब आप थोड़ा खुद कहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखिए लिखने का तरीका आपका क्या हो सकता है। ठीक है, जो कॉपियाँ चेक होती हैं हम अपना पूरा 100% देते हैं, लेकिन चेक करने वाले को कॉपी लाल भी करनी होती है, तो ये भी एक मैटर है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ से हमें कुछ अपना सुधार करने का मोटिव मिलता रहता है, वरना हम ये समझेंगे हमारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो गई, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि जो ये रेड है ये होना कॉपी में बहुत ज़रूरी है। देखिए इस्लाम धर्म के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन करते हुए भारत में ईसाई धर्म की स्थिति का वर्णन करें। यहाँ पे ईसाई धर्म की सिद्धांत पूछे। देखिए ईसाई धर्म भारत के मुख्य धर्मों में से एक प्रमुख धर्म है, जिसका उद्भव भारत में न होकर यूरोप में हुआ। यह अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत में आया। ठीक है, गुड, परिचय ठीक है। देखिए कहीं कहीं कमी भी बताई गई, कहीं जहाँ अच्छा है वो अच्छी बात बताई गई है। ठीक है, देखिए भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ठीक है, इसके बाद ठीक है छठ के बाद सबसे बड़ा छठा सबसे बड़ा धर्म है भारत का। ठीक है, ईसाई धर्म। पवित्र पुस्तक जो इनकी बाइबल है, एकदम यूनिक जो कॉन्सेप्ट है मेन वो रखती है, मैंने निकाल करके। प्रचार प्रसार ईसा मसीह। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या, देखिए सिद्धांत भी आप देखिए यहाँ पर आपको इन्होंने बोला कि तीर बनाने से अच्छा है कि आप पॉइंट, देखिए जो आपको बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग करने वाले की बात होती है, बट लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप तीर बनाते हैं थोड़ा स्पेस भी आपका कंज्यूम होता है और साथ ही साफ साफ दिखता है, पॉइंट से ज़्यादा अच्छा इसमें लगता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉलो करते हैं, राइट। एक ईश्वरवाद की मान्यता, ठीक है, इसमें भी इजराइल यरूशलेम से विकास उत्थान माना जाता है, इजराइल से विकास माना जाता है ईसाई धर्म का, सॉरी इजराइल से नहीं, ये गलत पॉइंट लिखा हुआ है, वो यहूदी धर्म का है। ठीक है, इजराइल से। चलिए देखिए पवित्र पुस्तक है इनकी बाइबल, और ईसा मसीह प्रमुख
ठीक है। ईश्वरीय मत समान सौहार्द पर बल देता है, दया दान पर मदद बल देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि जो ये है, अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये ईसाई धर्म है, वो यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तक जो है वो है बाइबल, सॉरी बाइबल नहीं है, वो तौरेत, लेकिन ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल है, ये सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत लिखा हुआ था इसमें, इजराइल से नहीं है इसका विकास। चलिए आगे देखिए, भारत में ईसाई धर्म। देखिए, भारत में अल्पसंख्यक के रूप में भारतीय संविधान के तहत अपनी शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ये हमको पता। अब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल उठा लिया अपना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है भारतीय संविधान में, संवैधानिक प्रावधान, उनके माध्यम से डिफाइन करने की कोशिश की अब चीज़ों को। अब देख रहे हैं कि अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है। 29 क्या कहता है, भाषा और लिपि के संरक्षण की बात करता है, और 30 उसको बढ़ाने के लिए संस्थाओं खोलने की बात करता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कहना है कि चित्र की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। भारत में भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। सर्वाधिक रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास का नागालैंड में ईसाई धर्म, क्योंकि पूरा वहाँ पे ईसाइयों का, यह नागालैंड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, प्रथम भाषा अंग्रेजी होने के कारण बहुसंख्यक आबादी ईसाई होगी। ठीक है, प्रमुख त्यौहार 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, यीशु का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, आप सभी इसको जानते हैं, बड़ा दिन आप कहते हैं इसको। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि ईसाई धर्म आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भारतीयता के साथ साथ समाज में समय समय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ पर इतना अच्छा तो प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी 4 नंबर मिला, बहुत अच्छा नंबर है दोस्तों। देखिए, रियलिटी यह है कि जो मैं कोई कोचिंग सेंटर या संचालक वाला नहीं हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठ करके लिखते हैं तो आपको रियलिटी खुद समझ में आती है, देखते ही बनती है कि अब क्या लिखें, एकदम ब्लैंक हो जाता है। जब क्वेश्चन बिल्कुल नया हो, कुछ पता ना चले, तो फिर सच में ही ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ लिखना है, आपको छोड़ना नहीं, बस गलत लिखने से बचना है। एक पॉइंट गलती लिख दी, वो मैंने अपने आप पकड़ ली। देखिए, चेक करने वाले ने आप ही खुद समझ में, इसको नहीं पकड़ा कि इज़राइल यरूशलेम से, ठीक है, वो तो यहूदी धर्म है, बाकी सब लाल। अब तो आप समझ लें थोड़ा सा ये क्या ध्यान देते होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलतियों पे ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए, योग दर्शन का सविस्तार वर्णन करें। ठीक है, योग दर्शन को परिभाषित करें। तो जो मैंने परिचय लिखा है, इन्होंने बोला भी है कि परिचय पे थोड़ा काम करना। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। योग दर्शन के मैंने गुण बताए हैं। ठीक है, आंतरिक शांति को बल मिलता है, मानसिक अवसाद को दूर करता है योग। ठीक है, और योग क्या करता है, शारीरिक शिक्षा के रूप में कुशल बनाता है। योग एकता का संदेश देता है। योग प्राकृतिक संरक्षण पर बल देता है। योग बीमारी से लड़ने में मदद करता है। मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट में दिखाएं आप चीज़ों को। एंड देन आप देखें योग दर्शन। योग दर्शन भारत के प्राचीन दर्शन में से एक है, जहाँ सांख्य दर्शन, अद्वैतवाद, द्वैतवाद दर्शन की भी पारंपरिक धरोहर स्वरूप यही पतंजलि के योग दर्शन के जीवन के नए आयामों को संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा है। इसीलिए 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, और योग गुरु के रूप में भारत फेमस है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को भारत के प्रस्तावों के अनुरूप ही जो स्वीकार हुआ। यहाँ पे मैंने इसको देखिए मेंशन किया है। भारत के कहने पर प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये क्या, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं भारत को प्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अपने आंसर में शामिल करना जरूरी होता है। योग दर्शन की क्रिया क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। ठीक है, योग दर्शन के सिद्धांतों का थोड़ा सा भाव आत्म, तो इन्होंने मुझे बताया फिर आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति, अष्टांग योग हो गया, योग सूत्रोदय आदि पर वर्णन करना था। अच्छी बात है इनका। ठीक है, उसके बाद देखिए, योग एक और जहाँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मनुष्य को मजबूती प्रदान करते हैं, वहीं वह सांस्कृतिक और ईश्वरीय भक्ति और एकता सद्भाव का संदेश देता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, देखिए क्या है, ओवरऑल गुड अप्रोच है, मतलब ओवरऑल जो निकला है वो गुड अप्रोच है, और मार्किंग की गई 4 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए मीमांसा विचारधारा का वर्णन करना था। ठीक है, भारत के परंपरागत रूप से दर्शन की दृष्टि से एक धनी देश रहा। भारत में कौटिल्य से लेकर आधुनिक समय तक महान दर्शन शास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है। भारतीय दर्शन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष की, ठीक है, पूर्ति के लिए है। ठीक है, ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, यह परिचय ठीक है, परंतु परिचय में प्रश्न का मूल अंश भी जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने थोड़ा सुधार करने की कोशिश की है, और ओवरऑल अब मैं जैसे मैं लगभग 30 से 40 टेस्ट लिख चुका हूँ, तो अब बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। आगे ये स्टार्टिंग की कॉपी है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा जब स्टार्ट करें तो एटलीस्ट इस लेवल पर तो आप लिखें। ठीक है, देखिए
धार्मिक विचारों से उद्भव हुए दर्शन कौन से? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन। जैन दर्शन अनेकांतवाद में रहस्यवाद, अनेकांतवाद, ठीक है, जैन दर्शन के ये है। अनेकांतवाद क्या कहता है? एक वस्तु के अनेकों गुण होते हैं, केवल्य प्राप्त व्यक्ति ही उन गुणों को समझ सकता है। केवल्य मतलब जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया वो व्यक्ति। इसके बाद देखिए आप बौद्ध दर्शन, ठीक है, अनात्मवाद को मानता है बौद्ध दर्शन। इसका मतलब आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी, और क्षणिकवाद, ठीक है, यह बौद्ध दर्शन है। ठीक है, सब कुछ अस्थायी और क्षण भर के लिए, मतलब कोई भी स्थायी चीज़ नहीं है। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि सब कुछ अस्थायी है और क्षण भर के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सामाजिक स्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कौन सा है? द्वैतवाद। अद्वैतवाद, इसके प्रणेता कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, असम ये मानते हैं कि आत्मा और ईश्वर एक ही है। ठीक है, और ये द्वैतवाद क्या है? ये द्वैतवाद वल्लभाचार्य का, ठीक है, ये दर्शन है। ठीक है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, और आप देखेंगे तो और भी विशिष्टाद्वैतवाद है, उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट लेकिन इतना स्कोप नहीं होता, बहुत कम होता है, हमको सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फिर भी मैंने किया विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, उसके बाद इस दर्शन के प्रणेता रामानुजाचार्य हैं। योग दर्शन पतंजलि। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। मीमांसा, ठीक है, जैमिनी। आप देखेंगे कि मीमांसा विचारधारा से दर्शन वाले विद्वान कणाद रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने फिर जो मीमांसा दर्शन है उसकी क्वालिटी बता करके मैंने इसका जो मेरे हिसाब से हो सकता है अतः स्पष्ट है कि भारत दर्शन की परंपरा में उस स्वर्ण युग के समान है जहाँ से सभी के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, प्रदान होते हैं। तो शब्द सीमा अच्छी है। ठीक है, उसके बाद 4 मार्क्स का यहाँ पे प्रयोग मेरे लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 21 मिनट का हो चुका है। देखिए, इस ऐसी कॉपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टाइम टू टाइम आपको ऐसी कॉपियाँ मैं दिखाता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति के इसके योगदान का मूल्यांकन करें। भक्ति से तात्पर्य किसी के प्रति होने वाले संपूर्ण प्रेम या लगाव से है, जहाँ सब कुछ न्यौछावर करने की भावना बलवती होती है। आगे देखें, भक्ति की विचारधारा का आगाज़ भारत में दक्षिण भारत से माना जाता है, जो उत्तर में गुरु कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, वही लेकर गए थे उत्तर में। मैंने ये दिखा दिया, डायग्राम ज़रूरी नहीं था इनके हिसाब से, लेकिन अगर आप दिखाएंगे तो सच में ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, भक्ति का उद्भव देखिए, अलवार संत, नयानार संत। शिव के भक्त अलवार शिव और नयानार विष्णु। ठीक है, आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देखें भक्ति के स्वरूप, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। ईश्वर की सगुण भक्ति के रूप जैसे मीरा, रसखान, सूरदास, इन्होंने सगुण मतलब जो सामने व्यक्ति है उसी को ईश्वर रूप मान लिया है। निर्गुण जो ईश्वर को निराकार रूप में माने, जैसे महादेवी, तुलसीदास। ठीक है, राम भक्ति, तो इन्होंने क्या माना है कि ईश्वर को निराकार माने, कि उसका कोई आकार नहीं, स्वरूप नहीं है। राइट। इसके बाद भक्ति के लाभ क्या क्या होते हैं देखिए, मैंने पॉइंट में दिखा, आप ऐसे दिखा सकते हैं, गुड पॉइंट्स, आयामों को और विस्तृत करने के प्रयास भी कर सकते हैं। ठीक है, भक्ति में एकाग्रता और विश्वास को बढ़ावा दिया। भक्ति के माध्यम से समानता की भावना को बल मिला, क्योंकि ईश्वर के समक्ष सभी भक्त राष्ट्र के बराबर होते हैं। ईश्वरीय भक्ति के परिणाम स्वरूप पाखंड और रूढ़िवादी धारणाओं पर चोट पहुँचती। भक्ति ने जब आंदोलन का रूप लिया तो यह समाज सुधार का परिचायक बना। भक्ति भारतीय संस्कृति की वह नींव बनी जहाँ से सबको अपनाने की भावना का विकास होता है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम जो है वो भक्ति की भावना से प्रेरित है। ठीक है, और G20 का भारत ने, आपको पता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम रखी थी, कहीं ना कहीं आप उसको भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका आंसर का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। एक और भक्ति ने सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया, परंतु दूसरी ओर इसने भारत के उस हृदय को पवित्र एवं साफ सुथरा करने का प्रयास किया जो भारत माता के आंचल और परायण हेतु आवश्यक था। ठीक है, कितने मार्क्स मिले? थोड़ा सुधार किया, 5 मिले। ठीक है, इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो होता था वो क्वेश्चन जो होता था वो करंट अफेयर्स का था, तो ये मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया। आप इसको थोड़ा छोड़ दें, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा देखिए, सप्तऋषि पहल के बारे में पूछा था। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए सप्तऋषि पहल क्या थी? ठीक है, तो सप्तऋषि पहल का मैंने इधर लिखा थी। सप्तऋषि अर्थव्यवस्था के 7 क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना था। ठीक है, अब 7 क्षेत्र कौन से थे? अंतरिक्ष अनुसंधान अन्वेषण, ठीक है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, निवास को सुगम बनाना, शिक्षा का विकास। देखिए, अब अगर आपको मान लीजिए सप्तऋषि पहल नहीं पता, तो आप खुद ही दिमाग लगाइए थोड़ा सा और ये सोचिए कि सप्तऋषि मतलब 7 चीज़ों पर फोकस कर रहा होगा।
तो आपको जो मुख्य मुख्य चीज़ें लगती हैं उनको आप कोट करिए। मुझे नहीं पता था कि सप्तऋषि में कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने उद्योग को ला दिया, अंतरिक्ष को ला दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ला दिया, पर्यटन को ला दिया, एग्रीकल्चर को ला दिया, इन्वेस्टमेंट को ला दिया और देखिए शिक्षा को ला दिया। यहाँ पे जो एग्ज़ामिनर बैठा है ज़रूरी नहीं कि उसको एग्जैक्ट पता हो, लेकिन वो यहाँ पर आपका दिमाग भी तो देखा जाएगा। मेंस उत्तर लेखन में आप क्या अपने हिसाब से लिख रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे गलत सही का कुछ भी नहीं है, ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, तो उन्हीं को आप डिनोट करें। इसने 7 पूछा, 7 सप्तऋषि मतलब 7 क्षेत्रों को कोट करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिखा और उसके बाद अपने जो मेरी की लाइन है आप पकड़ करके रखिए, जैसे 2047 तक @2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। इसी के साथ 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मतलब कार्बन उत्सर्जन में भारत को जीरो पर लाना है। वो लक्ष्य 2030 तक का आपका SDG गोल प्राप्त करने का लक्ष्य, जिसमें सहस्त्रता जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है, 17 सतत विकास लक्ष्य को प्राप्ति का लक्ष्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये रही मेरी कॉपी दोस्तों, ठीक है। मुझे जो आपको दिखाना था क्वेश्चन का पैटर्न, वर्ड लिमिट, देखिए ये सब क्वेश्चन कितने में लिखे गए आप थोड़ा सा सोचें। ये 250 वर्ड में लिखे गए और 250 वर्ड मतलब एक पेज इधर और एक पेज इधर, तो 250 वर्ड कंप्लीट आपका। अब हर एक डायमेंशन को कवर अप करने की मैंने कोशिश की, आप भी ऐसा ही करें। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम कॉपी नंबर 2 दिखाएंगे, आर्ट और कल्चर की होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर कोई भी विद्यार्थी, ठीक है, इस कॉपी का PDF चाहता है तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा वह है 6396704324। एक बार फिर से सुने, 6396704324। यह केवल व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो भी आपको पूछना है, कुछ मटेरियल चाहिए, लिखने का तरीका पूछना है, तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे इस टाइप से, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से और लगातार कंटिन्यू लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि डे 1 से नहीं लिखेंगे तो आप मेंस में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो आप उस रेस से पहले ही बाहर हैं। अपने आप को बाहर ही समझें। यदि उस रेस में आपको अटैम्प्ट करना है तो आपको इतनी स्पीड लानी होगी, कंटेंट क्वालिटी सबके साथ में, कि आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर कर पाएँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द। आपको फिर फुल टेस्ट की भी हम बिट कॉपी दिखाएंगे।